बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है ये साइफर वाला मामला? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क हो जहां पर इस मामले को इतनी तूल दी गई हो और इस मामले को सियासी डिबेट के अंदर लाया गया हो। इमरान खान साहब ने गलती की, मैं तो इसे बहसीयत काम पाकिस्तानी गलती कहूँगा, लेकिन उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इमरान खान साहब को गद्दार भी गर्दान दिया और ये भी कहा कि ये बकौल शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इमरान खान साहब एक फ्रॉड है और उन्होंने एक फ्रॉडुलेंट काम किया है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले किए और बहुत से ऐसे बयानात दिए जो कि कंडेमनेबल हैं। वो बात अपनी जगह मौजूद है, जो रिकॉर्ड के ऊपर है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने इस साइफर वाले मामले के ऊपर जो कुछ किया है, क्या आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं और उनके सपोर्टर्स इस पर अब भी यकीन किए हुए हैं कि वाकई कोई ऐसा साइफर था जिसके अंदर एक साजिश थी और उस साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया और उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हुआ। लेकिन ये सब मामला होते हुए आज भी लोगों के जहनों में सवाल है कि ये जो सारी बातें अब हमारे सामने आती हैं कि साइफर है, नहीं है, चोरी हो गया, गुम गया, इनकी कोई हकीकत है? दूसरी अहम बात कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ आज फरमा रहे हैं कि एक बहुत ही करीबी जो हमारा दोस्त मुल्क है उसके जो एम्बेसडर हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने गुफ्तगू करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म को एक साइड पर बुलाया और कहा कि आप मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अब शायद उनको हमारे ऊपर या हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सीक्रेसी है उसके ऊपर भी एतमाद नहीं है। ये मेरे लिए अगेन ऐसी एक पाकिस्तानी बड़ी वरिंग बात है, बड़ी डिस्टर्बिंग बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे थे इस हवाले से, एग्जैक्टली सुनिएगा, इस पर बात करते हैं। इस ऑडियो की लीक होने के बाद एक इंतहाई दोस्त मुल्क के सफीर मुझे मिलने आए और मैंने जो फॉरेन ऑफिस के वहाँ पर बैठे थे, जोमा और कुछ और बैठे थे, वहाँ पर बातचीत हुई। मैंने सलाब का शुक्रिया अदा किया, उनकी इमदाद का सब कुछ। उसके बाद मैंने अपने साथियों का कि आप तशरीफ ले जाए, मैं बात करूंगा। उनसे कुछ बात हुई, फिर वो मुझे एक तरफ ले गए कि मैंने आपसे एक बात करनी है। अब अंदाजा करें आप जरा कि कौन अब इस वजीर-ए-आज़म हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा। अगर वो दोस्त और बरादर ममालिक हैं तो अगर उनका ये रवैया है तो जो दूसरे ममालिक हैं उनका रवैया क्या होगा? जो लॉजिक है वो दुरुस्त है, कंसर्न भी बड़ा वैलिड है कि लोगों का एतमाद उठ रहा है, लेकिन लोगों का एतमाद शायद पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एम्बेसडर्स हैं दुनिया के अंदर, शायद दुनिया का एतमाद खुदा न खास्ता, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंसर्न ज़रूर बन गया है वजारत खारजा के लिए बहुत बड़ा। जिस तरह से इस मामले को जो सियासी डिबेट का हिस्सा होना नहीं चाहिए वो बन गया है। हकीकत क्या है? साइफर के बारे में बहुत से इबहाम हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे सामने आए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद हसन फवाद साहब, पाकिस्तान की तारीख के जिसे कहा जा सकता है कि ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट रहे हैं और बड़ा इलस्ट्रियस करियर रहा उनका, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। ज़ाहिर बात है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन बहुत से ऐसे सेंसिटिव मामलात और ऐसी सेंसिटिव कम्युनिकेशंस होंगी, साइफर्स होंगे जो उनकी नज़रों से गुजरे होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। सर, मैं ज़रा लोगों को अपनी एजुकेशन के लिए और हमारे व्यूअर्स के एजुकेशन के लिए कुछ प्रिसाइज से सवाल करूँगा और चाहूँगा कि ज़रा इख्तिसार से जवाब दीजिए ताकि मैं जो ज़्यादा ग्राउंड है हम कवर कर सकें। सर, सबसे पहले ज़रा इस साइफर के ऊपर हम आ जाएं। ये वज़ीर-ए-आज़म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना कि जी वो साइफर है, वो आ गया और उसके अंदर ये मुलाकात एक हुई थी हमारे सफ़ीर की, उसमें देखिए ये आ गया और उन्होंने जलसे में लहरा दिया कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये क्या इतना ही आसान है? ऐसे ही होता है मतलब कि जी बस साजिश हो गई है एक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और वो पहुँच गई है और फिर वज़ीर-ए-आज़म उसके बेसिस के ऊपर एक सियासी बयानिया बना दे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुनीब। देखें, बात यह है कि जो साइफ़र है उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला कर लेना, कोई भी साइफ़र और उसके किसी भी कंटेंट की बुनियाद पर यह फ़ैसला कर लेना या उसको एक शहादत के तौर पे तस्लीम कर लेना कि ये किसी साजिश का सबूत है, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये मफरूज़ा तो हो सकता है, इसमें हकीकत का कहीं करीबी से दूर से भी शायबा नहीं मिलता। ठीक है। वजह उसकी बुनियादी तौर पे यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि साइफ़र क्या होता है और साइफ़र में क्या क्या आता है। ठीक है।
देखिए, साइफर बुनियादी तौर पे आपके जो सफारती मिशन है और जो हेडक्वार्टर्स है उनके दरमियान कम्युनिकेशन का थ्रू एक कोडेड मैसेज एक ज़रिया होता है। तमाम मुल्क अपने अपने साइफर्स भेजते हैं, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। ठीक है। और वजह उसकी ये होती है साइफर को इस्तेमाल करने की कि मैसेज एक ऐसे तरीके से भेजा जाए कि ना सिर्फ होस्ट जो कंट्री है जो बातें आप भेजना चाहते हैं, ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर आपकी जो एवेल्यूएशन है उन सफारतकारों की जो बातचीत है वो तो लोकल जो लोग जिनके साथ बातचीत आप भेज रहे हैं उनके नॉलेज में होती है कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, लेकिन उसके ऊपर जो एवेल्यूएशन है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो रिकमेंडेशंस हैं वो कम अज़ कम ना आ सके। और जो दूसरे मुल्क और काउंटर इंटेलिजेंस की जो दूसरी एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके दरमियान उनको ना पता चल सके कि आपके होस्ट मुल्क के साथ क्या मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें बेशुमार चीज़ें आती हैं। ये कोई मतलब लोगों ने शायद बाज़ लोगों ने ये समझ लिया है कि कोई बहुत ही जो खुफिया किस्म की चीज़ें होती हैं वही सिर्फ साइफर, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बेशुमार मल्टीलैटरल बाईलैटरल जितनी भी वहाँ पे बातचीत चल रही होती है वो भी साइफर्स के ज़रिए भेजी जाती है। ठीक है। ये भी भेजा जाता है कि आपके उस मुल्क में जो दूसरे मिशंस हैं, जो उसमें आपके दोस्त ममालिक भी होते हैं, जो दोस्त ममालिक नहीं भी होते, उनके जो सफारतकारों के साथ आपकी बातचीत होती है और बाज़ औक़ात वो आपको बड़ी यूज़फुल इंसाइट देते हैं कि इस मुल्क में आजकल आपके बारे में ये बातचीत हो रही है एज ए थर्ड कंट्री, या वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर ये कंसर्न्स हमें पता चले हैं, तो उन कंसर्न्स को देखें आप अपने मुल्क में कम्युनिकेट कर दें। ये दोस्त मुल्कों के दरमियान हमेशा ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। इसी तरह जब बेशुमार और डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, ग्लोबल लेवल की भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो मल्टीपल मीटिंग्स एक वक्त में हो रही होती हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट्स के दरमियान हो रही होती हैं, होस्ट कंट्रीज़ के साथ हो रही होती हैं, और एक रेगुलर जो आपका मिशन है वो भी अपना राब्ता रखता है, हुकूमत से रखता है, हुकूमत के ओहदेदारों से रखता है, और इवन जो उस मुल्क में जो अपोजिशन होती है या दूसरे इंपॉर्टेंट थिंक टैंक्स होते हैं, ओपिनियन मेकर्स होते हैं, उनके साथ भी एक मुस्तकिल राब्ता रख के उसके तमाम मामलात होस्ट अपने मुल्क में अपने हेडक्वार्टर्स में फॉरेन ऑफिस को भेजता रहता है। ठीक है। अब इसमें नॉर्मली दो तरह की बातें होती हैं। एक वो होती हैं जो फॉर्मली कम्युनिकेट की जाती हैं आपको होस्ट कंट्री की तरफ से। ठीक है। एक वो भी होती हैं मुनीब जो आपके जो दूसरे सफारतकार हैं जिनके साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो आपको इनफॉर्मली भी बताते हैं। ठीक है। जिसको हम जो ज़ुबान है, सरकारी ज़ुबान है, उसमें ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड की जिसमें इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें होती रहती हैं। सो ये सब कुछ ये सफ़ीर की मर्जी होती है कि उसमें से कौन से मैसेजेस को ओपन मैसेजेस के तौर पे भेजता है और उसके बारे में ये फैसला करता है कि ये मैंने साइफर मैसेज के तौर पे भेजा। ठीक है। अच्छा सर, मैं ज़रा इसको ये क्या आपके लिए या किसी भी शख्स के लिए जो कि वजारत खारजा के मामलात या इनको सारी चीज़ों को समझता है, या एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ये आपको इज़ इट कॉम्प्रहेंसिबल? एक अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात हुई हमारे सफ़ीर से, वो एक गुफ्तगू थी, उसके ऊपर हमारे सफ़ीर ने ये साइफर भेजा है जो कि कोडेड है, उसको फिर डिकोड किया गया है कि भाई अमेरिका साजिश कर रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर इस वज़ीर आज़म को ना हटाया तो आपके लिए मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। एज ब्लेटेंट एज दिस, क्या कैन दिस कॉन्टेंट बी पार्ट ऑफ अ साइफर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मैं बिल्कुल बड़ी संजीदगी से ये कह रहा हूँ कि ना तो ये वो लेवल था इंटरेक्शन का जहाँ पे इस तरह की कोई कम्युनिकेशन की जाती कि एक अंडर सेक्रेटरी जो है वो आके आपके सफ़ीर को कह के अपने मुल्क में बता दें कि आप अगर ये हुकूमत इतने दिन में नहीं हटाएंगे तो फिर हमारे और आपके मामलात बड़े ख़राब हो जाए। और मुल्कों के दरमियान मामलात इस तरह से ख़राब नहीं होते। देखिए, अमेरिका को ही ले लीजिए, अमेरिका के साथ हमारे मामलात इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेजेस से भी गुजरे हैं। मैं दो फेजेस का सिर्फ हवाला दे देता हूँ। एक उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट और दूसरा सलाला इंसिडेंट। एक मरतबा उनकी तरफ से और दूसरी मरतबा हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे जी। उस वक्त भी ये मौका ऐसा नहीं आया कि कोई इस तरह की धमकियाँ जो हैं वो दी जानी शुरू हो जाए। इसके अलावा बेशुमार मतलब मैं ये समझता हूँ कि सैकड़ों मरतबा ऐसे मौक़े आए होंगे जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नॉर्मल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ज़रा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया होगा। ठीक है। लेकिन ना तो ये लेवल है, ना इस तरह की कम्युनिकेशन अगर मुमकिन ही नहीं है कि ये पैगाम के तौर पे भेजा जाए कि हमने आपकी हुकूमत तब्दील करने का फैसला कर लिया है। ओके। अच्छा सर, ये बताइएगा बिफोर वी गो टू द सारी जो लीक ऑडियो लीक्स वाला मामला है,
मुझे ज़रा ये इस हवाले से आखिरी सवाल है मेरा इस हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना कि वो मेरे कॉपी थी, वो कहीं इधर उधर हो गई है, गुम हो गई है, और साबिक वज़ीर आज़म का एक ऐसे मामले को जो कि शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आता है, वो कानून भी गालिबन शायद बहुत ही पुराना है, शायद पाकिस्तान बनने से भी पुराना है, तो मुझे ये फरमाइएगा कि ये कितना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और क्या ये वाकई अपने किसी ऐसी चीज़ को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना, क्या ये ब्रीच है, वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की? देखिए, जहाँ तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आपने कहा पाकिस्तान से बनने के पहले का कानून है, उसकी बात है, और अगर बिल्कुल आप एक लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जी ये वायलेशन है। रही बात गैर जिम्मेदारी की, तो मुनीब मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि गैर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये गैर जिम्मेदारी ख़त्म होने को नहीं आ रही, इसको बढ़ाया और इसका दायरा फैलाया जा रहा है। और मैं बड़ी बेतकल्लुफ़ी से ये भी कहूँगा कि ये अभी जो नई बहस शुरू की जा रही है, अब ये जो कमेटियाँ बन के इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का फ़ैसला किया जा रहा है, ये भी मैं इसको गैर जिम्मेदारी के इस ज़ुमरे में शुमार करता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है, क्योंकि जो भी हुकूमत होती है उसको ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है कि ज़्यादा जिम्मेदारी की जो तमाम तर बोझ है वो हुकूमत पर होता है। अगर एक गैर जिम्मेदारी हो गई, अगर एक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, एक पॉलिटिकल एंड्स के लिए, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए अगर किसी एक सियासी फरीक ने एक मामले को उठा भी लिया, तो अब क्या ये ज़रूरी है कि दूसरा फरीक भी जो है उसको आगे बढ़ाए और उसको उतनी गैर जिम्मेदारी का उस डिबेट को इंटरनेशनल मीडिया में ज़िंदा रखे, उस डिबेट को मज़ीद, जिसको कहते हैं कि आप इशू को मज़ीद ईंधन फराम करते रहें। अब ये पता चले जी कि कल उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो फिर आप उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, वो रिपोर्ट आप पब्लिक करें तो उससे फिर नए जाविये जन्म लेंगे, नई बहसें शुरू होंगी। मतलब सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब दे शुड किल दिस इशू, गवर्नमेंट शुड किल दिस इशू, इसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए? बिकॉज दूसरी साइड ने अगर सियासी तौर पे इस्तेमाल किया तो यहाँ पर भी मामला तो सियासी है, क्योंकि इस हुकूमत को कहा जा रहा है कि ये तो आई साजिश के नतीजे में है, सो ये भी पॉलिटिकली उसको कर रहे हैं शायद इस्तेमाल। जी मेरी तो देखें, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात करूँ, मैं किसी एक पार्टी या किसी एक सियासी फरीक की हैसियत से बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि सारी बहस से पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के अवाम के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान के सफारतकारी के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, उनको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और ये ज़िम्मेदारी तमाम फरीकों की है कि वो इस बहस से, सियासत में और बड़े मैं समझता हूँ मौजू हैं, बहुत इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर एक दूसरे को कन्फ्रंट भी किया जा सकता है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जा सकती है, अवाम को भी अपने साथ उन पे लेकर चला जा सकता है। मैं नहीं समझता कि अब इस पाकिस्तान में इस इशू में इसमें सवाए तबाही के और कुछ रह गया है किसी भी फरीक के लिए। ठीक, अगर इमरान खान साहब ने उससे कोई फ़ायदा लेना था तो वो ले चुके हैं, अगर हुकूमत ने कोई उस पर पॉइंट स्कोरिंग करनी थी तो वो भी मेरे ख्याल है कर चुकी है। ख़ास तौर पे ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद वो कर चुकी है। मेरी तो दोनों फरीकों से ये दरख्वास्त है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कि पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे और पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसको यहीं पे रोक। ठीक हो गया सर। अब ये ज़रा बीइंग द फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, सर ये ज़रा इख्तिसार से फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस की क्या जो ऑफिस है सेक्रेटेरिएट, उसकी बगिंग, उसमें ये इस तरह की डिवाइसेस लगना, उसकी बगिंग होना, ये क्या मामूल की बात होती है? जी देखें, ये बात पाकिस्तान में तो खैर बहुत अरसे से रही है, ये कोई आज पहली मरतबा ये इशू सामने नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की या कुछ और ऑफिस की जो है वो बगिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, पाकिस्तान में पुराना है। बात इस मरतबा इस लिहाज से उससे आगे बढ़ गई है कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अब पब्लिक तक पहुंच रही हैं। इस हद तक इस नौबत इससे पहले नहीं गई थी, और वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। और आज वज़ीर आज़म ने ठीक कहा कि जी एक सफ़ीर एक दोस्त मुल्क के आए और उन्होंने ये मुश्किल महसूस किया कि वो नॉर्मल जहाँ पे सीटिंग होती है वहाँ पे बैठ के कोई ऐसी बात करना चाहे ऐसी बात करें जो उनके ख्याल में
थोड़ी सी संजीदा नोयत की थी या ऐसी थी जिसको वो प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में कहना चाहते हैं। तो ये तो मसला अब आपके सफारतकारों के साथ भी जब लोग बैठेंगे तो वो भी 100 मरतबा सोचेंगे कि क्या हम किसी आलमी मीडिया की खबर का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। वापस आता हूँ मैं उस बात पे कि जी ये क्या ऐसा होता है या नहीं होता। देखें, जो मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हद तक ये ज़िम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की है कि उसको इन तमाम बगिंग डिवाइसेस का, और जब भी प्राइम मिनिस्टर हर मॉर्निंग में जब अपने ऑफिस में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिस होते हैं उनकी उससे पहले मुकम्मल तौर पे टेक्निकल इक्विपमेंट्स के ज़रिए उसको स्क्रीन किया जाता है, स्कैन किया जाता है। ठीक। उसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहता है। ख़ुद जो एजेंसीज़ आपकी अपनी भी हैं, मेरे ख़्याल में जो इस वक्त मामला है वो ये भी है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने जिन बिल्डिंग्स को इन दफातर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है आज के दौर में, क्या वो मुनासिब बिल्डिंग्स हैं, क्या उनकी कंस्ट्रक्शन का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह की उनकी दीवारें, जिस तरह के उनमें इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह का उसमें मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, क्या वो वाकई ऐसी है कंस्ट्रक्शन कि वहाँ पे अगर ये बगिंग डिवाइसेस इंटरनली ना भी लगी हों तो क्या ये मुमकिन नहीं है, जिस तरह के अब दुनिया में इक्विपमेंट आ चुका है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि रिमोट तरीके से भी इन गुफ्तगू को सुना जा सके। देखिए, अब तो ऐसा इक्विपमेंट आ चुका है कि जिसमें उस जगह से काफ़ी फासले पर भी रिमोटली इस गुफ्तगू को ना सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल कि आप सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक खास स्टैंडर्ड जो है वो एम्प्लॉय कर दे। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा। बिल्कुल ठीक सर। मैं प्योरली बीइंग इंक्विजिटिव, जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर-ए-आज़म फॉर्मर नवाज शरीफ साहब के, तो आपको बहसियत एक ऑब्वियसली इतनी, जब आप सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे होते तो आपको कभी ये फीलिंग हो कि यार ये जगह इट सीम्स बग्ड, या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का या प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये एरिया इट्स बग्ड, इट्स मैसिवली बग्ड, और ये हो सकता है? डिड यू एवर गेट दैट फीलिंग सर? नहीं, टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं तो कभी इस चीज़ के बारे में ना तो ये फीलिंग हुई कि जी ये कोई यहाँ पे बगिंग हो रही है, ना जहन में कभी इसलिए भी गालबन ख्याल आया कि कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी जिसकी वहाँ पे बगिंग की किसी को ज़रूरत पेश आती या ना आती, या अगर फॉर द पर्पसेस ऑफ इंटेलिजेंस अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड हो भी रही है तो उसका क्या। हमारे तो देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो ऑफिशियल मीटिंग्स, जो कुछ वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, that record subject to the instructions of the cabinet division, if it is not public it can be made public, you know, it is not something, ये जो हमारा है ना जी, हर चीज़ पे हम कहते हैं कि ये तो सीक्रेट है। सीक्रेट ये होती है कि unless and until it is declared it is allowed to be made public। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कोई बहुत ही खुफिया होती है, मासवाए उन डिस्कशंस के जो आपकी फॉरेन अपने जो आपके हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, जो आपके विजिटर्स आते हैं, उनके साथ जो आप बातचीत करते हैं, तो लाजमी बात है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का ये हिस्सा होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो पब्लिक नहीं होती। बाकी जो आपकी इंटरनल डिस्कशंस हैं, कैबिनेट के मिनट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सारी दे आर सब्जेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ रिविजन एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स। इनको खुफिया जब कहा जाता है कि ये सीक्रेट हैं तो ये सिर्फ इसी तरह कहते हैं, आम तौर पे एज ए मैटर ऑफ रूटीन इनको पब्लिक नहीं किया जाता। तो इसमें ये सोचने की कि जी ये कोई बग हो रहा होगा या रिकॉर्ड हो रहा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है। लेकिन ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है, इसके बाद मेरा ख्याल है ज़रूरत ये है कि ये देखा जाए, क्योंकि बहरहाल बहुत सी डिस्कशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने मुल्क से या अपने अवाम से या अपनी होस्ट इंटेलिजेंस, अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी से या दूसरे इदारों से तो कोई चीज़ खुफिया नहीं रखते, लेकिन आपकी सारी डिस्कशंस पूरी दुनिया के लिए तो नहीं होती। ये तो नहीं होता कि आप से किसी पॉलिसी के ऊपर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, कैबिनेट में पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी के ऊपर डिबेट हो रही है या सीपैक के लिए वो डिबेट हो रही है, तो वो आप पूरी दुनिया को तो नहीं सुनवाना चाहते, वो तो आपकी अपनी कंजम्पशन के लिए होती है। तो ये ज़रूर सोचा जाना चाहिए कि हमें अब कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर वज़ा करना चाहिए, या इन दफातर का जो सिक्योरिटी का लेवल है, ऑडियो सिक्योरिटी का जो लेवल है और विजुअल सिक्योरिटी का जो लेवल है, उसको इतना इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए। बेशुमार मुल्कों में ऐसे तमाम मीटिंग रूम्स जो हैं, कैबिनेट मीटिंग रूम्स या दूसरे जो मीटिंग रूम्स हैं, इनकी दीवारें मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। ये अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं। बहुत से मुल्कों में, मतलब इवन इन द वाइट हाउस दे आर स्पेशल रूम्स
जहाँ पे इसी तरह मतलब आई एम श्योर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी तमाम दुनिया के जितने भी बड़े बड़े दफातर हैं उनमें ऐसे कमरे मौजूद हैं जहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं और उनकी तामीर भी मुख्तलिफ तरीके से की गई है। हम तो इन दफातर को भी उसी तरह तामीर करते हैं जिस तरह कोई आम घर तामीर हो रहा है, बिल्कुल सही, उसी कंस्ट्रक्शन में रखते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। फवाद हसन फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइफर का हो या इन ऑडियो लीक्स का, इनसे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान की सिफारतकारी को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इस हवाले से बात हुई। और एक बात जो कि फवाद साहब की बहुत इंस्ट्रक्टिव है कि हम इस इशू को ख़त्म नहीं कर रहे, इसको बढ़ा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान होगा। लेकिन मामला आगे चल रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, अगला सेगमेंट तैयार है, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर वो बादिल नज़र में बहुत पुरएतमाद नज़र आए और फिर आए ऑफेंसिव पर भी थे। कुछ बातें जिनसे मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म या बहैसियत एक सियासी शख्सियत के दूर रहते थे लोगों को गद्दार कहने से या इस तरह की बातों से। आज उन्होंने इस लफ्ज़ का बार बार इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये जो काम किया है ये तो ट्रीज़न के मुतरादिफ है, ये ट्रीजनस है। बेशक इमरान खान साहब ने जो किया वो उसमें गैर ज़िम्मेदारी का अंसर वाज़े तौर पर झलकता है। और कुछ देर पहले जब हमारी बात फवाद हसन फवाद साहब से भी हो रही थी तो उन्होंने भी इसके हवाले से जो बताया कि इसका कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुँच सकता है और पहुँचेगा भी। लेकिन मामलात यहाँ रुक नहीं रहे, साथ इमरान खान साहब की तैयारी भी मुकम्मल है उस लॉन्ग मार्च के लिए, तो उस पर तज्ज़िया हासिल करेंगे और इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिलडैट के, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। और जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, मुल्क के नामवर तज्ज़िया निगार। और इरशाद भट्टी साहब को अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे दोस्त हैं और अभी कुछ देर पहले भी मैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब को कह रहा था कि उनकी खुशकिस्मती है कि दौरे हाज़िर के इतने अजीम तज्ज़ियाकार के साथ वो इस सेगमेंट में शामिल हैं। तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। इससे ज़्यादा तारीफ़ मैं नहीं कर सकता क्योंकि रात का वक्त है, शायद लोग इससे ज़्यादा महजूज़ नहीं होंगे मेरे इस मजाक से। लेकिन मैं अहमद बिलाल महबूब साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, कुछ देर पहले मैंने फॉर्मर जो एक बड़े पाकिस्तान के मजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं फवाद हसन फवाद साहब, तो उनसे ये साइफर वाला मामला और ये हर चीज़ डिस्कस की। ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, मतलब आज गवर्नमेंट ने इसको दोबारा शुरू तो कर दिया था, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी और हम ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हम बताएंगे कि कितने बड़ी ट्रीजनस एक्टिविटी की गई पाकिस्तान के साथ। माना कि इमरान खान साहब ने इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और शायद पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें ऐसे किसी मामले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसे डॉक्यूमेंट को। आपको लगता है कि ये शायद ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की, ऐसा कुछ करने की? उन्होंने जो इस पर गलत बयानी की वो खुल के ऑडियो लीक्स के ज़रिए बाहर आ चुकी है, ज़रूरत नहीं है, बट गवर्नमेंट कर रही है। आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब जो तहकीकात हो रही है वो इस एस्पेक्ट की हो रही है जो ऑडियो लीक के ज़रिए साइफर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई, उसके मुतल्लिक़ जो अल्फाज अदा किए गए, जो इमरान खान साहब ने कहा, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, उन एस्पेक्ट्स के मुतल्लिक़ तहकीकात हो रही है। साइफर के मुतल्लिक़ एज सच जो तहकीकात जिसका मुतालबा इमरान खान करते रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये वो तहकीकात हैं। ये सिर्फ उस ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ तहकीकात हैं और वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने चूँकि उससे वो भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये अच्छा मौका है उनके लिए, क्योंकि वाकई उसके अंदर ऐसी बातें कही गई हैं जो कई लिहाज से काबिल एतराज़ हो सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको प्रोब कर रही है और उसके ज़रिए से चीज़ों को ज़ाहिर है वो छुपाना नहीं चाहती, उनको मज़ीद फैलाना चाहती है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब के मुमकिन नुकसान के नज़र आ रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल उसकी पर्टिकुलर तहकीक हो रही है जो सिर्फ ऑडियो लीक से मुतल्लिक है। लेकिन आपके नज़दीक इमरान खान साहब इससे इन्वेस्टिगेशन होगी कि फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उन्हें क्या कहा कि मिनट्स तो हमारे हाथ में है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, सो ऑन एंड सो फॉर, देन लेट्स प्ले विद इट वाला जो मामला है, आपको लगता है इमरान खान साहब को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, इवन इफ दी इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर्स के लिए इमरान खान साहब ने बड़ा गलत काम किया और बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है? देखिए, इमरान खान साहब मकबूलियत के जिस लेवल पे हैं
या जो उनके बारे में जो जज्बातियत है उनके चाहने वालों की, उसकी वजह से फौरी तौर पे तो शायद असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक अपना एक स्कोर है जो उनके पलड़े में जाके एक डिस्क्रेडिट बन जाएगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये पलड़े में बोझ बढ़ता है तो फिर एक स्टेज पे आके ये पलड़ा झुक भी सकता है। तो इसलिए नुकसान फौरी तौर पे ना भी हो तो उनके लिए डिस्क्रेडिट का बायस बनेगा, और उस पर कुछ लोग ज़रूर कन्विंस होंगे, बशर्ते कि ये जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आए वो किस हद तक सोबर होगी, किस हद तक जेन्युइन होगी और किस हद तक मोहतात होगी। अगर उसमें भी वैसा ही रवैया इख्तियार किया गया, वो ज़बान इख्तियार की गई जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, तो ज़ाहिर है उसको फिर लोग कम सीरियसली लेंगे। इसको बहुत ये सीरियस मामला है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसको ज़रा एहतियात से और पूरी सोबराइटी के साथ इसको तहकीक करके अगर सामने आएगी, और अगर उसमें इमरान खान साहब वाकई कसूरवार पाए जाएंगे तो नुकसान होगा इमरान खान साहब को, जल्द या बदेर बहरहाल नुकसान होगा। भट्टी साहब, इमरान खान साहब को आपके नज़दीक ये इन्वेस्टिगेशन, एक तो पहले ये बताइएगा आपके नज़दीक इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हुकूमत ने पहले तो कमेटी बना दी, मेंबर्स हो गए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि हम इसको मुकम्मल इसकी तफ्तीश लोगों के सामने रखेंगे, आवाम के सामने। इसकी ज़रूरत है क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं बात कर रहा था फवाद साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि ये भी मुल्क के लिए इस मामले को किल करे, ख़त्म करें, इस पर बात ही ना करें, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि अगर इमरान खान साहब ने इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करके हमें गंदा किया, हमें इम्पोर्टेड करार दिया, तो क्यों ना हम दुनिया को बताएं कि इमरान खान साहब ने इस पर कितना बड़ा झूठ बोला। तो आपके ख्याल में क्या ये तफ्तीश होनी चाहिए या नहीं? पहली बात मुनीब भाई के आज जो इस मौजू पे आने से पहले एक मौजू पे बात करना चाहता हूँ कोई 1 मिनट के लिए, कि जो पार्लियामेंट की बेतुकीरी हुई, पार्लियामेंट की बेइज्जती हुई, जिस तरह पार्लियामेंट को लेट डाउन किया गया, जिस तरह पार्लियामेंट को अपने गमों गुस्से और ज़ाती अनाओं की भेंट चढ़ाया गया सदर साहब के खिताब में, वो काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। ये पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं, और पार्लियामेंट की बेतुकीरी, जो हमें कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के तकद्दुस किया, इज्जत किया करें, इसका तकद्दुस है, फलाना है, फलाना है। छोड़ दीजिए सदर आरिफ अलवी साहब का कंडक्ट कैसा रहा है, वो कैसे उन्होंने बिहेव किया है, वो एक सदर मुमलकत हैं इस वक्त, उस चेयर का एहतराम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके वजीर आजम को कौन मानेगा जिस उस चेयर बाद, फिर आप क्यों गुस्सा आता है। और दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है वो उससे ज्यादा काबिल मजम्मत है, क्योंकि शर्म होती है, कोई हया होती है कि इन्होंने असम्बली तोड़ी, हम इनका खिताब सुनते। भाई आप भूल गए हजूर वाला कि मुशर्रफ साहब ने असम्बलियां तोड़ी थी, आपको कैदों में डाला था, जलावतन किया था, आप लाइन में लग के आपने उनसे हलफ लिया था, आप लाइन में लग के उनके खिताबात सुनते थे, आपने लाइन में लग के उनको सदर माना था। तो आज क्या हो गया है इतनी बड़ी बात कि आज इनको नहीं सुन रहे। अब आ जाइए आप इस बात पे कि जो मेरा तो इन्होंने भी तो हलफ तो इन्हीं से लिया ना भट्टी साहब, इन्होंने भी तो हलफ तो इनसे ही लिया, आरिफ अलवी साहब से ही, बहुत से काबीना के लोगों ने। अब भी जब नए लोग आते हैं, अगर कोई हल्फ किसी का होना है तो प्रेसिडेंट साहब ही लेते हैं। और साथ ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे, अगर उन्होंने बॉयकॉट किया है तो उन्होंने भी फिर बेतुकीरी की, उन्होंने भी गलत किया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। ABCDFGH जो भी हैं सारों ने, मैं तो किसी को कर नहीं रहा, हुकूमत और वजीर आजम का मैं तो इसलिए कि वजीर आजम को बैठा होना जरूरी था। वजीर आजम को मौके पे मेरे इख्तलाफात है, मैं नहीं सुनना चाहता इनकी बात, ये ठीक नहीं इन्होंने बिहेव किया, लेकिन वजीर आजम साहब जब हलफ लेने जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं, वो इनकी कमर का हाल पूछते हैं, ये उनकी फैमिली का हाल पूछते हैं, और जब पार्लियामेंट में मामला आता है तो जाती अना बड़ी हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से तर्ज अमल ठीक नहीं। अब फवाद साहब की बात पे मैं एग्री करता हूँ। फवाद साहब ने आज एक नया एंगल दिया, इस नफरत ज़दा और पोलराइज सोसाइटी को एक नई बात बताई, और वो बात ठीक है कि मुल्क को मजाक ना बनाएं, दाखिली अमूर को मजाक ना बनाएं, खारजा अमूर को मजाक ना बनाएं, अपने सफारतकारों को तबाह बर्बाद ना करें, अपनी सफारतकारी को तबाह ना करें। दोस्त मुल्कों को तो छोड़ें, जो दुश्मन मुल्क आपके मज़े ले रहे हैं इन सारी बातों से, उनको ना मज़ीद ईंधन मुहैया करें। अब मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का पिछले दिनों एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था, एक बयान दिया गुलाम सरवर ने PIA के मुतल्लिक, 35 से 40 अरब का नुकसान हुआ PIA को। बिल्कुल, आप सोचिए इस पे कितना बड़ा नुकसान हो चुका होगा और कितना बड़ा नुकसान और होगा। दूसरी बात है कि ऑडियो लीक्स हो गई और वो पब्लिक हो गई, ये बड़े दुख की बात है। अभी तक कोई पता नहीं कि किसने की, क्यों की और इसके पीछे कौन।
बयानात सियासत हुई, ये भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग जो हो रही है ये भी बड़ी अजीब बात है। और काश ये इनका इन कैमरा अब कर लेते सारा कुछ और कहते कि हम बस इधर यहीं रुकते हैं, इन कैमरा। मतलब आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो, कि इन कैमरा हो, पब्लिक ना हो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मामले को और ना फैलाया जाए। हाँ, तीसरी बात ये है कि ये जो इन्होंने कमेटियां बनाई हैं, ये जो आंखों में धूल झोंकी है, ये क्यों झोंकी है? ये कमेटी का क्या मकसद है, हुकूमती कमेटी का, जब उससे पहले ही हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया है कि इमरान खान फितना है, फसादी है, दहशतगर्द है। वो तो फिर सियासी रेटरिक है ना बड़ी साहब, वो तो सियासी रेटरिक है। अगर आप बहसियत एक पाकिस्तानी समझते हैं कि इमरान खान साहब ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, बेशक चले इन कैमरा, तो फिर तो कोई ना कोई कमेटी करेगी ना, कोई मेंबर्स करेंगे। सियासतदान तो अगर इमरान खान साहब को कहेंगे नहीं कि हमने तो इन्वेस्टिगेशन का, खान साहब बकौल इनके फितना है या जो भी उन्होंने किया है, तो कोई मानेगा नहीं। भाईजान, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं आपकी बात को एग्री कर लेता हूं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या इस हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ जो कमेटी बनी होगी या जो ये सारा होगा, क्या उसको कोई दुनिया मानेगी? ठीक, कोई बंदा भी मानेगा कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला कर दिया होगा, ठीक किया हो सकता है एक एक कॉमा और एक एक फुल स्टॉप सही हो, लेकिन कोई मानेगा? इससे इमरान खान को और मकबूलियत मिलेंगी। आज जो नैब खत्म हुआ, जिस तरह धड़ाधड़ केस खत्म हो रहे हैं, सारे केसेस हो सकता है, मैं मान लेता हूं झूठे होंगे और सही होंगे, लेकिन आज कोई मान रहा है? सारे कह रहे हैं कि एनआरओ है, सारे कह रहे हैं कि इक्तदार में आई है इसलिए थे। तो बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट है जिस पे इमरान खान भी कह रहा है और हुकूमत को भी जाना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब इसका कोई जुडिशल कमीशन बना दें, कोई आप 4 बंदों की कमेटी बना दें, तो ताकि इसका मामले का हल हो। और ये जो याद रखिए, एक आज इमरान खान ने क्या कहा, इस हुकूमत का मैं मशकूर हूं कि उन्होंने साइफर को जिंदा कर दिया, यानी उनको अल्हम्दुलिल्लाह रोज ये बयानात देते हैं। एक ही मसला इस वक्त, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गुर्बत, ना बिजली गैस, ना सैलाब वाले, इमरान खान मसला है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान का मसला है, उसको उनको रोज ईंधन दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, रोज मकबूल कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया तो हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब के बयानिए को खत्म करने के लिए फिर हम तफ्तीश करके बताएं कि इमरान खान साहब ने कितनी गलत बयानी की। आखिरी सवाल अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जरा अभी भट्टी साहब ने वैलिड तरफ इशारा किया, बड़ा अहम मामला है कि सदर मुमलिकत अपनी उनकी कायनी जिम्मेदारी है जॉइंट सेशन से एड्रेस करना, लेकिन सदर मुमलिकत का कॉन्डक्ट अपना अगर देखा जाए मार्च के बाद से लेकर जब से हुकूमत आई कि उन्होंने वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लिया, खुद को उस वक्त आपको पता है उन्होंने वो ये अपनी जिम्मेदारी मौजूद होते हुए उन्होंने नहीं लिया हल्फ वज़ीर आज़म का। तो आज ये ख्वाजा आसिफ साहब का कहना कि जी उस सदर से असेंबली तोड़ने वाले जो शख्सियत थी उसकी तकरीरें हम क्यों सुने या उसके बाद में हम उसके सेशन में हम क्यों बैठे, क्या सदर साहब आफ्टर ऑल दिस एक्सपेक्टेशन उनकी दुरुस्त है कि मुझसे वाकई लोग बैठे मेरी बात सुने, क्योंकि मेरा कॉन्डक्ट जो था वो हमेशा से एज सदर मुमलिकत था? ये दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर लोग सख्त नाराज होंगे और सख्त उनको शिकायत होंगी, जिसमें जाहिर है कि असम्बली को डिज़ोल्व करना बगैर किसी क्वेश्चन के चंद मिनटों के अंदर, वो भी एक चीज़ थी। फिर कुछ रेफरेंसेस उन्होंने भेजे थे, ये भी बात ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत ने जब से उन्होंने सदर मुमलिकत का मनसब संभाला है और आज की इस तकरीर तक कुछ सफ़र भी तय किया है, ख़ास तौर पे आज की उनकी तकरीर, मैं समझता हूँ कि पहली बार मुझे ऐसे लगा कि वो पीटीआई के एक रहनुमा या स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, वो वाकई सदर मुमलिकत की तकरीर थी। वो बड़ी मतवाज़न तकरीर थी और बहुत, मैं समझता हूँ कि अच्छी तकरीर थी। उन्होंने वाकई उन मसाइल की निशानदेही की जो पाकिस्तान के कौमी मसाइल हैं। उन्होंने अपने कुछ मौक़िफ़ की भी इयादा किया, लेकिन बहुत ही अंदाज में, नर्म अंदाज में ईवीएम की बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट की बात की, और फिर जल्दी इलेक्शन के मुतल्लिक जो बात की, उन्होंने कहा ये मज़ाकरात से हो सकता है। तो ये चंद बातें उन्होंने जो की हैं, और फिर कॉन्स्पिरेसी का कोई जिक्र नहीं किया। तो ये चंद बातें जो उन्होंने की हैं, मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद है, इस बात का उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि बावजूद इन तमाम इख्तलाफात के, इन सब लोगों को बाशमूल वज़ीर आज़म के आज मौजूद होना चाहिए था। वो आरिफ अलवी की इज्जत में इजाफा का बायस शायद बनते या ना बनते, लेकिन पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा होता। पार्लियामेंट की तौकीर के अंदर कमी हुई है आज वज़ीर आज़म और उनके वज़रा और दूसरे मेंबर्स के मौजूदगी ना होने की वजह से। और खासतौर पर मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ और परेशान हूँ कि पीटीआई के जो सिटिंग सेनेटर्स हैं जी,
उन्होंने भी इस आज के उस पर मुझे अगरचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन तो मुझे भेजी है कि हमने किसी भी जॉइंट सेशन में शिरकत नहीं की जब से हमारे कोलीग्स ने नेशनल असेंबली में रिजाइन किया है। वो होगा, लेकिन ये तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, सदर ममलकत खिताब कर रहे हैं, इस मौके पे आपको मौजूद होना चाहिए था और आपको चाहिए केस टू केस बेसिस पे बेशक बाइकआउट करना। बिल्कुल ठीक। सेनेट के सेशन में आप चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जॉइंट सेशन में आप नहीं आते। ये कैसी पॉलिसी है, मेरी समझ से तो बाहर है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इरशाद भट्टी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब का। प्रोग्राम का ये सेगमेंट आपने देखा ही, कुछ कानूनी और अदालती मामलात हैं दिलचस्प, उनके ऊपर एक कानूनी राय लेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं साथ रहेगा। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। पॉइंटेड सवाल है हमारे पास। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। शाह खावर साहब, ये 62(1)(f) के हवाले से फैसले आए हैं, लोगों की सियासी करियर्स ख़त्म हो गए और ताहयात नाअहलियाँ हो गई। अब जनाब जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस पहले भी दी, अब भी आज भी वो फरमा रहे थे कि बड़ा ये मतलब मुश्किल है और ये बड़ा, उन्होंने पहले कहा काला कानून है और अब फरमा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है किसी को ताहयात, और बड़ा जुल्म है शायद कि किसी को ताहयात नाअहल कर देना। तो ये अचानक हम देखने में आ रहा है कि जो तासुर है या जो इंक्लिनेशन है वो तब्दील हो रही है। आपको पता है कि ऐसे फैसले लिखे गए जिससे लोगों की सियासी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई, सियासी करियर्स ख़त्म हो गए। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को रिविज़िट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अपना जहन बना रहे हैं? जी मुनीब, देखिए आप खुद भी इस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, आइन और कानून को समझते हैं। ये खासी हैरान कौन बात है कि जो अभी मौजूदा बेंच है जो फैसल वावडा साहब का केस सुन रहा है, उसमें उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उसको काला कानून करार दिया। हम तो ये बहुत शुरू से कह रहे हैं, देखिए जो लीगल फ्रेटर्निटी है, बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, वो तो हमेशा उन्होंने यही कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है इसका आप इस तरह इस्तेमाल न करें। और वैसे भी जो ये इसमें सादिक और अमीन वाला जो दो चीज़ें शामिल की गई थी, ये तो जनरल ज़ियाउल हक ने शामिल की थी, ये तो असल जो आइन है 1973 का उसमें तो था ही नहीं। और उसमें भी ये है कि इसमें आर्टिकल 62(1)(f) जो है ये क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आप ज़हन में रखें, ये डिसक्वालिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, उसमें सरसरी सा जिक्र है कि उसे सादिक और अमीन होना चाहिए जब तक कि उसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने उसके उलट डिक्लेयर ना किया हो। तो अब बेसिकली जो डिसक्वालिफिकेशन है वो तो आर्टिकल 3 में, और आर्टिकल 63 में जितनी डिसक्वालिफिकेशंस हैं वो अगर किसी को किसी जुर्म में सजा हो जाए, चाहे ये तौहीन अदालत में हो या किसी और जुर्म में हो, तो वो सजा पूरी होने के बाद 5 साल या 3 साल के बाद वो दोबारा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के जो है वो अहल हो जाता है। तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) में तो कहीं पे भी ताउमर जो है वो नाअहली नहीं लिखी हुई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये रिविजिट हो सकता है सर, लोगों के लिए बताइएगा कि ये तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि फैसले तो आए हुए हैं, प्रेसिडेंट्स तो मौजूद हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रिविजिट कर सकती है सारी तशरीह को? बिल्कुल कर सकती है। देखिए बात ये है कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो फैसले पर इंक्यूरियम होते हैं, जो कि सिरे से गलत होते हैं, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद उनको रिविजिट करने का बिल्कुल इख्तियार होता है। उस पे अगर चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि ये आर्टिकल 62(1)(f) में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी थी वो सही स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, तो वो बिल्कुल उसका सुओ मोटो रिव्यू भी ले सकते हैं और एक रजिस्ट्रार के नोट के ऊपर इस पे एक लार्जर बेंच तश्कील देकर उस फैसले को रिविजिट कर सकते हैं, और इसको होना भी चाहिए मुनीब साहब। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मामला था क्या कि ये कानून के खिलाफ या आइन के खिलाफ इनकी तशरीह की गई, फैसले किए गए, उन्हें रिविजिट होना चाहिए, लार्जर बेंच बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को अगर ये उनके जहन में है और वे समझते हैं कि ये काला कानून है, तो जनाब वाला इसकी तशरीह आपके ही हिस्से में आती है, आपने ही करनी है। इस अगर गलती पहले होती रही और आपके ही बहुत से ब्रदर जजेस ने गलतियां की अपने फैसलों के अंदर, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उस गलती की तस्हीह के लिए भी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से ही होगी, और वही उन्हीं से ये इस्तदलाल भी किया जाएगा, ये एक्सपेक्ट भी किया जाएगा कि वो उस गलती को दुरुस्त करें
और शायद अब वक्त आ गया है कि लोगों की सियासी ज़िंदगियां ख़त्म की गई, लोगों के सियासी करियर्स को ख़त्म किया गया। पनामा की वो जजमेंट जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं पहले भी कहता हूं, और शायद अगर वो फैसला रहा तो मैं समझता हूं वो पाकिस्तान की अदालती तारीख को, अदलिया की तारीख को मुंह चढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसमें चंद बड़ी बुनियादी गलतियां थीं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। किसके लिए हुई, क्यों हुई, इसका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा। प्रोग्राम देखा रही आपने, देखने का बहुत शुक्रिया।